चैप्टर फर्स्ट कोल्ड वार इरा का वीडियो लेक्चर एरिना ऑफ द कोल्ड वार, शीत युद्ध के दायरे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एरिना ऑफ द कोल्ड वार, ये शीत युद्ध के दायरे क्या है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। तो मीनिंग के अकॉर्डिंग जो है, आपने देखा होगा कि कोल्ड वार के समय में दोनों ही महाशक्तियाँ यूएसए और यूएसएसआर दोनों एक दूसरे के सामने काफ़ी बड़ाई काफ़ी एरिया ऐसे थे। दोनों कुछ उस एरिया में जो है दोनों महाशक्तियों का एक आमने सामने युद्ध भी हुआ। दोनों महाशक्तियों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं कोरिया वार 1950 से 1953। बर्लिन का संकट जो है, बर्लिन का संकट का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो 1958 से 1962 तक। कांगो संकट या कांगो क्राइसिस को भी हम ले सकते हैं 1960 का जो एग्जाम्पल है, या क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को भी हम ले सकते हैं जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा। ये दोनों की दोनों महाशक्तियाँ कुछ ऐसे एरिया के अंदर कुछ क्षेत्र में एक दूसरे के सामने आई, काफ़ी इनको हानि हुई। लेकिन एरिना ऑफ द कोल्ड वार का मतलब है कि दोनों महाशक्तियों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन वो जो कुछ ऐसे कोजिज कुछ ऐसे कारण थे जो कहीं न कहीं तीन युद्धों को ना तो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में कन्वर्ट कर पाए, न ही एटॉमिक वार के रूप में इनको कन्वर्ट कर पाए। तो इसी को हम एरिना ऑफ द कोल्ड वार कहते हैं या शीत युद्ध का दायरा कहते हैं। एडवांटेज ऑफ वेपन्स, इसमें हम रह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से ये कारण के कौन से रहे जो कहीं ना कहीं एरिना ऑफ कोल्ड वार को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। तो सबसे पहला दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एडवांटेज ऑफ द वेपन्स। एडवांटेज ऑफ द वेपन्स का मतलब है कि आपने देखा होगा कि शीत युद्ध के समय में दोनों ही महाशक्तियों ने हथियारों को बनाने के लिए कहीं न कहीं उनके बीच में एक बड़ा कंपटीशन हुआ कि दोनों ही महाशक्तियाँ जो है हथियारों को बनाने में लगी रही। तो ये कहीं ना कहीं एडवांटेज था, ये एक गुण के रूप में या इसकी खूबी के रूप में हमारे सामने आया। कि आपने इसका उदाहरण देखते हैं कि अगर दो व्यक्ति हैं, अगर उन दोनों के पास हथियार है तो दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं डरते हैं, और वो दोनों ही एक दूसरे से जब डरेंगे तो हथियारों का कहीं ना कहीं यूज कम होगा। इसी प्रकार से एडवांटेज ऑफ द वेपन, जब हथियारों को इन्होंने बनाया तो इन्होंने क्या किया कि परमाणु युद्ध भी बना लिए, परमाणु वेपन्स भी बना लिए। और ये परमाणु वेपन्स कहीं ना कहीं एरिना ऑफ कोल्ड वार करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ इस बात से डरती थी कि इनमें से अगर किसी ने भी पहल कर दी, किसी ने भी हथियार का अगर प्रयोग कर दिया तो कहीं ना कहीं वो पूरे विश्व के लिए और इन स्वयं के लिए बड़ा घातक होगा। तो इस प्रकार से एडवांटेज ऑफ द वेपन्स जो है, इसने भी एरिना ऑफ कोल्ड वार लाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इसके साथ तीसरा जो पॉइंट है डिसएडवांटेज ऑफ वेपन्स, यानी कि हथियारों की कमियाँ। ऐसा नहीं है कि हथियारों ने कहीं ना कहीं एरिना ऑफ कोल्ड वार लाने में इनकी केवल खूबियाँ ही थी, इनकी एडवांटेज थी। इनकी डिसएडवांटेज क्या थी कि जो हथियार इन्होंने बनाए, जो परमाणु वेपन्स इन्होंने बनाए थे, उन हथियारों के अंदर इनको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां होगी। अगर किसी कारण से या किसी गलती से अगर इन हथियारों का हम यूज करते हैं और अगर कोई टेक्नोलॉजी के फॉल्ट से, टेक्निक फॉल्ट से अगर ये हथियार चलने में नाकाम हो जाते हैं और उनका कहीं ना कहीं अपने ही देश में मिसयूज हो जाता है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं एक खतरा पैदा हो जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों ही महाशक्तियों के डिसएडवांटेज ऑफ वेपन्स के कारण भी कहीं ना कहीं एरिना ऑफ द कोल्ड वार आया। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हथियार बनाने में जितना पैसा इन्होंने खर्च किया था वो कहीं ना कहीं एरिना ऑफ कोल्ड वार लाने में महत्वपूर्ण था। कि हथियार बनाए गए, लेकिन दोनों ही तरफ से बनाए गए और दोनों ही महाशक्तियों को ये डर था कि कहीं ना कहीं इनमें से एक ने भी अगर प्रयोग कर दिया और एक का भी प्रयोग अगर गलत हो गया तो कहीं ना कहीं जो है तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, एटॉमिक वार हो जाएगा, जो कि पूरे विश्व के लिए ही खतरा होगा। तो इस प्रकार से एरिना ऑफ कोल्ड वार जो है इस कारण से भी आया। तीसरा इसमें अगर हम देखें तो तीसरा जो इसका कारण है ट्रीटी बिटवीन टू कैंप्स। आपने देखा होगा कि टू कैंप्स के अंदर, दो गुटों के अंदर जो है वो पूरी दुनिया बटी हुई थी। इसमें से ऐसा नहीं था कि नाम जैसी कंट्रियां भी थी, न्यूली इंडिपेंडेंस जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चला रही थी वो कंट्रियां भी थी। लेकिन इन दो कंट्रियों ने अनेक प्रकार की, इतनी ज़्यादा कोल्ड वार होने के बाद में, इनके बीच में शीत युद्ध होने के बाद भी इन्होंने जो है अनेक प्रकार की आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी की, जो है हथियारों को सीमित करने के लिए अनेक प्रकार की ट्रीटी की। उन ट्रीटियों के कारण, उन संधियों के कारण भी जो है एरिना ऑफ द कोल्ड वार जो आ पाया। तो सबसे पहली ट्रीटी हम करेंगे लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। लिमिटेड टेस्ट बैन
ट्रीटी, एलटीबीटी इसको कहा जाता है। 1963 को तीन जो है इसकी कंट्रियों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे। वो तीन कंट्रियां थी यूएसएसआर, यूएसए और ब्रिटेन। इन्होंने कहा कि सीमित परमाणु परीक्षण, कि भविष्य के अंदर हम जो परमाणु परीक्षण करेंगे उसका एरिया जो है वो सीमित कर दिया गया। ना तो वो परमाणु परीक्षण खुले आसमान में होंगे, ना वो समुद्र के अंदर होंगे, जिससे कि ना वायुमंडल में होंगे। तो इस प्रकार से इस लिमिटेशन करने के बाद में इस लिमिटेड कर दी गई है टेस्ट की जो ट्रीटी के द्वारा। तो कुछ परीक्षणों को, परमाणु परीक्षणों को लिमिटेड कर दिया गया। इसके कारण भी एरिना ऑफ कोल्ड वार आया। तो तीन ही ट्रीटी महत्वपूर्ण है। दूसरी जो ट्रीटी है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी है। आपने देखा होगा कि बहुत से देशों के पास जो है परमाणु युद्ध बनाने की, परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी थी। उस टेक्नोलॉजी के कारण जो है वो 5 कंट्री न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहलाए। उन 5 देशों के पास जो परमाणु हथियार संपन्न देश थे, उन्होंने क्या कहा कि हमने जो हथियार बना लिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन भविष्य के अंदर इन हथियारों को बनाने के लिए, इन वेपन्स को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है वो टेक्नोलॉजी हम दूसरी कंट्रियों को नहीं देंगे। और इसको जो है एनपीटी कहा गया। और ये 1967 को जो है ये सिग्नेचर की गई। और ये 5 कंट्री कौन कौन सी थी जिनके पास हथियार थे? अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स या न्यूक्लियर सप्लायर स्टेट भी इनको कहा जाता है। इस प्रकार से ये ट्रीटी भी जो है एरिना ऑफ कोल्ड वार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरे नंबर पर है एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ट्रीटी। इसको परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि भी इसको कहा जाता है, ABM। ये 1972 में हुई। 1972 में ये ट्रीटी की गई। और इसमें कहा गया कि हम जो मिसाइलों का जो बना रहे हैं, परमाणु मिसाइल जो बना रहे हैं, उनको अब कम संख्या में बनाएंगे। अगर मिसाइल ही नहीं होंगी तो युद्ध होने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। इस प्रकार से इन तीन ट्रीटियों ने भी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया एरिना ऑफ कोल्ड वार लाने में। तो दोबारा फिर मैं इसके साथ साथ 2 और महत्वपूर्ण चीज हैं जो कहीं ना कहीं एरिना ऑफ कोल्ड वार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसमें हम लिख सकते हैं रोल ऑफ यूएनओ एंड नाम, संयुक्त राष्ट्र संघ और गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। ये दोनों के दोनों संगठन जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा किए। यूएनओ ने कहीं ना कहीं, जिसका स्थापना ही शांति के लिए की गई है, उसने काफ़ी एफर्ट किए, काफ़ी कोशिश की कि दोनों महाशक्तियां जो है वो तीसरे विश्व युद्ध में, किसी भी युद्ध में जो तीनों महाशक्तियां जो है किसी भी युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में कन्वर्ट न कर पाए। इसी पर